हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। देखिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 साइंस का सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला टॉपिक जो कि है वाष्पो उत्सर्जन। देखिए वाष्पो उत्सर्जन टॉपिक बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। ये मान के चलिए इस टॉपिक को पढ़ने के बाद जो भी स्टूडेंट इस टॉपिक को कवर कर लेता है तो भाई 5 नंबर उसके बहुत ही आसानी से कवर हो जाएंगे। ठीक है, 5 नंबर का क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में, किसी ना किसी सेट में क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। 5 नंबर अगर आपको कवर करने हैं, वाष्पो उत्सर्जन को पूरा पढ़ना है, इसके नोट्स भी आपको कंप्लीट करने हैं, पूरा वीडियो को देख लेना, एक एक चीज आपको समझ में आ जाएगी। कोई डाउट आपको नहीं रहेगा कि वाष्पो उत्सर्जन से संबंधित सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा जानकारी दे देता हूं कि वाष्पो उत्सर्जन होता क्या है। ठीक है, फिगर की सहायता से समझ लेते हैं सब कुछ अच्छे से एकदम। देखो जैसे कि मान लो ये आपका पेड़ है, ठीक है, ये आपका पेड़ है। मैं आपको थोड़ा अच्छी सी ड्राइंग नहीं बना पाता, लेकिन जैसे भी है मान लो ये आपका पेड़ है। ठीक है, अब पेड़ के नीचे क्या होती हैं भाई साहब, जड़ें होती हैं। ठीक है, सभी लोग जानते हैं कि पेड़ में क्या होती हैं, जड़ें होती हैं। तो ये जड़ें हैं पेड़ की। ठीक है, क्या है, जड़ है पेड़ की, जड़। पेड़ की जड़ में क्या होता है भाई साहब, पेड़ की जड़ में, पेड़ की जड़ किसमें होती है, पेड़ की जड़ मिट्टी से सम्मिलित होती है। किससे, मिट्टी से। तो ये जो जड़ें हैं, ठीक है, इन जड़ों में क्या होता है, कुछ नहीं होता है। लेकिन ये जड़ें जब मिट्टी से सम्मिलित होती हैं तो जड़ें क्या करती हैं, जो मिट्टी होती है इसमें होता है पानी। अब ये पानी को धीरे 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 अवशोषित कर लेती हैं। यानी जड़ों द्वारा क्या होता है, मिट्टी से पानी ऊपर जाता है। जड़ों द्वारा क्या होता है, मिट्टी में जो सम्मिलित पानी होता है ये पेड़ में चला जाता है। इस तरीके से पेड़ में चला जाता है पानी। पेड़ में पाए जाते हैं छोटे छोटे वाष्प रंध्र। छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं, वाष्प रंध्र पाए जाते हैं। ये क्या होते हैं, वाष्प रंध्र होते हैं। वाष्प रंध्र कह सकते हो या फिर केवल रंध्र होते हैं। तो इन रंध्रों के द्वारा क्या होता है, ये जो पानी है, ये पानी जो कि बूंद बूंद जाता है पेड़ में, ठीक है, यही पानी वाष्प बन करके क्या होता है, बाहर निकल जाता है। अब इन्हीं पानी के द्वारा जो होता है वायुमंडल वो पूरी तरीके से स्वच्छ रहता है। ठीक है, तो इस प्रक्रिया को, पूरी प्रक्रिया को हम लोग वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। देखिए अगर आपको फिगर की सहायता से समझ में नहीं आया है तो भाई डिफिनीशन इसकी बहुत ही आसान भाषा में लिखी गई है, जरूर समझ में आ जाएगी। ठीक है, चलो डिफिनीशन के लिए सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि क्वेश्चन एग्जाम में किस तरीके से आएगा इससे। तो देखो क्वेश्चन यहाँ पर बहुत ही आसान सा पूछा जाता है कि वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं। 2 नंबर में क्वेश्चन सबसे पहले आपके एग्जाम में केवल इतना 2 नंबर का पूछा जाएगा। यह कितने प्रकार से होता है, अगर ये भी पूछ दिया तो 2 + 2 यानी 4 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में बन जाता है। ठीक है, अगर इसको प्रभावित करने वाले कारक भी पूछ दे तो भैया 3 नंबर यहाँ जोड़ लो तो 7 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में आपसे बन जाता है। ये 7 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है। हर साल किसी ना किसी सेट में ये क्वेश्चन जरूर आता है, तो डेफिनेटली आपको तैयार करके जरूर जाना है और नोट्स भी इसकी बना लेनी, क्योंकि बहुत ही आसान भाषा में लिखा गया है। तो सबसे पहले आप हेडिंग लगाएंगे, तो सबसे पहले आप लोग यहाँ हेडिंग लगाएंगे वाष्पो उत्सर्जन। और वाष्पो उत्सर्जन में आप क्या लिखोगे, सबसे पहले माय डियर स्टूडेंट यहाँ आप लोग लिखोगे, देखिए ध्यान से एकदम, आप लोग यहाँ लिखोगे कि पौधे के वायवीय भागों से पानी का वाष्प के रूप में उड़ने की क्रिया को वाष्पो उत्सर्जन या उत्संवेदन कहते हैं। देखो मेरी बात एक बार फिर से समझ लेना ध्यान से एकदम। आप कहोगे कि सर आपने जो ये डेफिनीशन लिखी है, भैया आपने जो डेफिनीशन लिखी है ये डेफिनीशन थोड़ी सी डिफ़िकल्ट डेफिनीशन है और आपने जो समझाया है उससे थोड़ा मेल नहीं खाती है। तो देखो मैंने जो समझाया उसमें क्या समझाया था, पौधे के बारे में चर्चा की थी। पौधे में क्या होते हैं, वायवीय भाग यानी वाष्प रंध्र होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, वाष्प रंध्र होते हैं। तो वाष्प रंध्र को यहाँ पर वायवीय भाग कह दिया गया है। तो पौधे के वायवीय भागों से पानी का वाष्प के रूप में उड़ने की जो क्रिया होती है इसी को वाष्पो उत्सर्जन या फिर उत्संवेदन कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अगर आपको ये डेफिनेशन नहीं समझ में आ रही, भैया इस डेफिनेशन को लिख लो, इससे आसान डेफिनेशन फिर कहीं नहीं मिलेगी। देखो लिखोगे कि पौधे अपनी जड़ों द्वारा, देखो यहाँ पर हम लोग वाष्पो उत्सर्जन को क्या कर रहे हैं, समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि वाष्पो उत्सर्जन क्या होता है। ठीक है, वाष्पो उत्सर्जन की परिभाषा नहीं एग्जाम में आती है, आपसे कहेगा कि वाष्पो उत्सर्जन को समझाओ। तो देखिए पौधे अपनी जड़ों द्वारा मृदा से जल एवं खनिज लवणों का निरंतर अवशोषण करते रहते हैं। भाई
जमीन होती है उसमें पानी भी पाया जाता है और आपके खनिज लवण भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो पौधे क्या करते हैं, अपनी जड़ों द्वारा मृदा से जल एवं खनिज लवण का निरंतर अवशोषण करते रहते हैं। ठीक है, और पौधे अवशोषित जल का केवल और केवल 1% भाग ही क्या करते हैं, अपने शरीर के उपयोग के लिए लेते हैं। बाकी जितना पानी है 99% वो बाहर निकाल देते हैं। देखो यहाँ पर अगले पन्ने में समझो यहाँ पर कि जो पौधे होते हैं लगभग 1% अपनी जैविक क्रियाओं में प्रयोग करते हैं। मतलब कि जैसे कि मैं खाता हूँ तो केवल 1% मैं खाऊं और बाकी 99% मैं निकाल दूं। तो यही चीज काम करते हैं, 1% अपने शरीर में लगाते हैं, बाकी 99% क्या करते हैं, शेष जल पौधे के वायवीय भागों से जल वाष्प के रूप में बाहर निकल जाता है। ठीक है, आगे आप लिखोगे इसी में कि पौधे के वायवीय भागों से होने वाली जल हानि को वाष्पो उत्सर्जन कहते हैं। मतलब कि जो भाई पौधे के वायवीय भाग होते हैं, ठीक है, वायवीय भाग, इन्हीं को हम लोग वाष्प रंध्र भी कहते हैं और इन्हीं के द्वारा जल होता है वो बाहर जाता है। तो पौधे में जल की कमी होती है और जल की लाभ हानि को क्या कहते हैं हम लोग, वाष्पो उत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, इस पूरी प्रक्रिया को मैंने बहुत अच्छे से समझाया। उम्मीद करते हैं आप लोग इतना नोट कर लोगे और फिर हम लोग आगे के पॉइंट्स पर बात करेंगे। तो अब आप लोग यहाँ हेडिंग लगाएंगे नेक्स्ट, जो कि है वाष्पो उत्सर्जन के प्रकार। देखिए वाष्पो उत्सर्जन के प्रकार आपको बहुत जरूरी है समझना, क्योंकि एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि वाष्पो उत्सर्जन के प्रकार कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ से होता है। तो देखो सबसे पहला है रंध्रीय वाष्पो उत्सर्जन। मतलब कि रंध्रों के द्वारा वाष्पो उत्सर्जन कैसे होता है, ध्यान से देखना, बहुत ही आसान तरीके से समझाएंगे आप लोगों को। देखो यहां पर ध्यान से देखिएगा आप लोग कि रंध्र मुख्यतः पत्तियों पर पाए जाते हैं। कि जो रंध्र होते हैं कहां पर पाए जाते हैं, पत्तियों पर पाए जाते हैं। और रंध्रों द्वारा जल वाष्प बनकर वायुमंडल में चला जाता है और लगभग 90% वाष्पो उत्सर्जन रंध्रों द्वारा होता है। मतलब कि यहाँ पर यह समझने की कोशिश करना आप लोग कि जो ये वाष्प रंध्र होते हैं इन्हीं के द्वारा जो कुछ होता है, वाष्प उत्सर्जन की प्रक्रिया इन्हीं के द्वारा होती है। लेकिन समझने वाली बात यहाँ पर यह है कि 90% वाष्प उत्सर्जन रंध्र के द्वारा होता है। 90% वाष्प उत्सर्जन जो होता है वो किसके द्वारा होता है, रंध्रों के द्वारा होता है। तो एक बार फिर से देख लीजिए कि रंध्र मुख्यतः पत्तियों पर पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं, पत्तियों पर पाए जाते हैं। और रंध्रों द्वारा जल वाष्प बनकर वायुमंडल में चला जाता है। लगभग 90% वाष्प उत्सर्जन रंध्रों द्वारा होता है। इतना कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं इतनी चीज सभी को समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट पॉइंट आप लोग लगाएंगे उपत्वची वाष्पो उत्सर्जन। क्या लगाएंगे, उपत्वची वाष्पो उत्सर्जन। ठीक है, इसको थोड़ा सा समझते हैं अच्छे से एकदम, देखिए ध्यान से। इसमें आप लिखोगे कि बाह्य त्वचा पर, यानी कि जो पेड़ की बाहरी त्वचा होती है जिसको हम लोग उपचर्म भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उपचर्म। तो बाह्य त्वचा पर उपचर्म की परत पाई जाती है। किस पर पाई जाती है, पेड़ों के बाह्य त्वचा पर। ठीक है, उपचर्म की परत पाई जाती है। ठीक है किसकी परत पाई जाती है, उपचर्म की परत पाई जाती है। आगे देखिए आप लोग इसमें लिखेंगे, और ये उपचर्म क्या करते हैं भैया, ध्यान से देखिए, ये उपचर्म क्या करते हैं कि वाष्पो उत्सर्जन की दर को कम करती हैं। ठीक है, ये उपचर्म वाष्पो उत्सर्जन की दर को कम करती हैं और कुछ मात्रा में जल वाष्प उपत्वचा से विसरण द्वारा वायुमंडल में चली जाती है। मतलब उपचर्म, वही भैया यहाँ पर उपत्वचा को मतलब है उपचर्म। तो उपचर्म के द्वारा कुछ जल जो होता है वो बाहर चला जाता है और इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, उपत्वची वाष्पो उत्सर्जन कहते हैं। और यह कुल वाष्पो उत्सर्जन का लगभग 3 से 9% होता है। मतलब कि 90% तो आप लोगों का रंध्रीय वाष्पो उत्सर्जन से चला जाता है। मतलब जितना पानी होता है, जितना वाष्प होता है, 90% तो भैया आप सभी लोगों का रंध्रीय वाष्पो उत्सर्जन से चला जाता है। बाकी उपत्वची वाष्पो उत्सर्जन से केवल 3 से 9% ही होता है। ठीक है, मतलब अगर हम मोटा मोटा बताएं तो रंध्रीय वाष्पो उत्सर्जन में 90% और उपत्वची वाष्पो उत्सर्जन में 3 से 9% होता है। ठीक है, समझ में आ गया वाष्पो उत्सर्जन। अब इसके बाद तीसरी हेडिंग लगाओगे आप लोग वाष्पो उत्सर्जन के प्रकार में वात रंध्रीय वाष्पो उत्सर्जन। ठीक है, क्योंकि भैया आपको हम पूरी चीज समझाएंगे। ठीक है, एकदम डिटेल से पढ़ाएंगे ताकि आपको हर एक चीज समझ में आए। अब इसमें आप क्या लिखोगे, वात रंध्रीय वाष्पो उत्सर्जन में इसमें आप लिखोगे
क्योंकि भैया यहाँ पर आप लोग का वात रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन बात की गई है, रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन की बात नहीं की गई है, वात रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन की बात की गई है। देखिए लिखोगे इसमें कि काष्ठीय पौधों के तने और शाखाओं पर उपस्थित वातरंध्रों से कुछ जलवाष्प विसरित हो जाती है, ठीक है, और इसे हम लोग क्या कहते हैं, वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। मतलब देखिए पौधे के कुछ काष्ठीय भाग होते हैं, ठीक है, पौधे में कुछ काष्ठीय भाग होते हैं, जैसे कि तना हो गया, ठीक है, मतलब तना तो सभी लोग जानते होंगे, शाखाएं हो गई बड़ी, जैसे मान ली कोई नई शाखा तैयार हो रही, पेड़ की कोई नई डाल तैयार हो रही, ठीक है, तो क्या होता है जब वो नई होती है तो कहीं ना कहीं जब वो तैयार होती है तो उसके द्वारा भी जो वातरंध्र होते हैं उसमें पाए जाते हैं। मान लो कोई नई चीज़ तैयार हो रही तो आगे से वातरंध्र उसके पाए जाते हैं। मान लो कोई नई डाल तैयार हो रही है, कोई नया तना तैयार हो रहा है तो वो नया होगा, तो जैसी सी बात है उसमें नए और भी चीज़ें निकलेंगी, नई और भी पत्ती निकलेंगी, तो जहाँ से पत्ती निकलती है उसको हम वातरंध्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वातरंध्र। तो क्या होता है कि वातरंध्र से कुछ जल वाष्प भी विसरित हो जाता है और इसे हम लोग क्या कहते हैं? वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। यानी जहाँ आप लोगों के मतलब जहाँ आपके वातरंध्र पाए जाते हैं वहाँ से वाष्प बाहर निकलती है, तो उसे हम लोग बोलते हैं वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। दैट्स क्लियर, इतना समझ में आ गया आप लोगों को। और यह कुल वाष्पोत्सर्जन का लगभग 1% होता है। अब ये क्यों होता है? क्योंकि आप सभी लोग जानते हो कि भैया मान लीजिए कोई नया तना तैयार हुआ, कुछ समय के बाद उसमें नई पत्ती भी आ जाएगी, तो केवल 1% ही वाष्पोत्सर्जन वहाँ से हो पाता है। और आप सभी लोग जानते हो कि पत्तियों में रंध्र पाए जाते हैं, तो हमेशा पत्तियां तो हमेशा ही रहती हैं और पत्तियों में रंध्र हमेशा पाए जाते हैं, तो 90% जो होता है वाष्पोत्सर्जन वो रंध्रों के द्वारा होता है और 3 से 9% उपचर्म द्वारा होता है, उपत्वची द्वारा होता है और 1% आप लोगों का वातरंध्रों द्वारा होता है। 3 बातें समझ में आई आप लोगों को? तो जल्दी से आप लोग यहाँ पर जितने भी नोट्स मैंने आपके लिखवाए हैं सभी को अच्छे से आप लोग तैयार करिएगा। इसके बाद हम बात करेंगे वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में। तो चलिए नेक्स्ट हेडिंग आप लोग लगाएंगे स्टूडेंट्स की वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक, यानी फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसपिरेशन। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसपिरेशन। अब देखिए फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसपिरेशन का मतलब होता है कि वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक। मतलब जैसे देखिए मैं हूं, अगर मैं कुछ भी करता हूं, ठीक है, तो मैं अगर आगे बढ़ता हूं तो कोई ना कोई चीज़ है जो मुझे आगे बढ़ा रही है, कोई ना कोई चीज़ है जो मुझे घटा रही है, मतलब जो मुझे प्रभावित करे। तो वाष्पोत्सर्जन को भी कुछ ना कुछ प्रभावित करता है, जिससे कि वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ जाती है, कभी घट जाती है, कभी बढ़ जाती है, कभी घट जाती है, कभी निरंतर चलती रहती है। तो देखिए सबसे पहले ये वायु की आर्द्रता, यानी वायु की नमी, जो हवा चलती है उसमें नमी होती है, तो क्या होता है जब हवा में नमी होगी तो वाष्पोत्सर्जन की जो प्रक्रिया होती है वो कम हो जाती है। ठीक है, तो देखिए लिखा हुआ कि वायुमंडल में नमी एवं आर्द्रता बढ़ने पर वाष्पोत्सर्जन कम होता है। बहुत आसान है, इसको नोट कर लो। इसके बाद आप लोग नोट करोगे वायु की गति, कि तेज हवा चलने या आंधी पर वाष्पोत्सर्जन बढ़ जाता है। मतलब हवा तेज चल रही है, ठीक है, और हवा की गति तेज है, तो आंधी से ऐसी प्रक्रिया में वाष्पोत्सर्जन की गति बढ़ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आप लोगों का तापमान अधिक होने पर वाष्पोत्सर्जन की गति बढ़ जाती है। अब देखिए वाष्पोत्सर्जन की जब तापमान अधिक होगा, ठीक है, तो बिल्कुल ठीक है कि जब भैया आप लोगों का तापमान अधिक होगा तो वाष्पोत्सर्जन की जो प्रक्रिया होगी और अधिक तेजी से हो जाती, बढ़ जाती है। नेक्स्ट है आप लोगों का चौथा नंबर की पत्तियों पर स्ट्रोमेटा की संख्या व स्थिति वाष्पीकरण की दर को प्रभावित करती है। यानी देखिए मैंने आप लोगों को शुरुआत में स्ट्रोमेटा यानी भैया रंध्र के बारे में बताया था। रंध्र को इंग्लिश में स्ट्रोमेटा कहते हैं। अब इसी का हिंदी वर्ड यहाँ पर मैंने स्ट्रोमेटा बना करके लिख दिया है। तो पत्तियों पर क्या पाए जाते हैं? रंध्र पाए जाते हैं। इन रंध्रों पर क्या होता है? वाष्पोत्सर्जन की स्थिति, मतलब वाष्पोत्सर्जन कितना ज्यादा बढ़ेगा, ठीक है, कितना घटेगा, वो स्ट्रोमेटा पर भी निर्भर करता है। ठीक है, तो पॉइंट बना करके मैंने नहीं लिखा, ऐसे ही लिख दिया कि पत्तियों पर स्ट्रोमेटा यानी रंध्र की संख्या व स्थिति वाष्पीकरण की दर को प्रभावित करती है। इतना समझ में आ गया? बस इतना आपको लिखना है पूरे के पूरे क्वेश्चन में। 3 पॉइंट मैंने आपको बताया इस क्वेश्चन में कि वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन की प्रकार और वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक। देखिए जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप लोगों ने देखिए अगर आप लोगों ने वाष्पोत्सर्जन में
इन 3 चीज़ों को कवर कर लिया तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपके एग्जाम में वाष्प उत्सर्जन से संबंधित, मैं आपसे गारंटी ले रहा हूं कि अगर 7 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो 7 में 7 आप लेकर के आओगे, 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा 4 में 4 लेकर आओगे, 2 का आएगा 2 में 2 लेकर के आओगे। क्योंकि मैंने सब कुछ आप लोगों को जो कुछ इस क्वेश्चन में था ऑल टोटल मैंने आपको सब कुछ इस क्वेश्चन में बता दिया कि वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, इसके प्रकार कौन कौन से होते हैं, इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। अब देखिए वाष्पोत्सर्जन पूरी तरीके से आपका कंप्लीट हो चुका है। अब इस टॉपिक को जल्दी से तैयार कर लो, फिर हम आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आएंगे। तब तक के लिए गुड बाय।